लाइट की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंटरफेरेंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है? सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और इस पॉइंट सोर्स के पास में मैंने एक ऑब्स्टेकल रख दिया है. तो होना क्या चाहिए, अब तक के हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग लाइट हमारे पास स्ट्रेट पाथ में जाती है जिसे अपन रेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये आपके पास वो रेज होगी जो बिल्कुल कॉर्नर से जाएगी. तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यदि मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लेता हूँ तो इन दोनों रे के जो बीच का रीजन है यहाँ पे शैडो बनेगी. इस तरीके से यहाँ पे एक शैडो बननी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है. ऐसे एक शैडो बननी चाहिए. लेकिन रियलिटी वाइज होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से कॉर्नर से पास होती है तो कॉर्नर पे वो लाइट स्ट्रेट जाने की बजाय बेंड हो जाती है और उस रीजन में पहुँच जाती है जहाँ हमने उम्मीद नहीं की थी. जैसे ये वो रीजन हुआ. इस तरीके से लाइट उस रीजन में भी आ रही है जहाँ हमने सोचा नहीं था कि यहाँ भी लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए. यानी कि लाइट कॉर्नर की वजह से बेंड होके शेडो वाले रीजन में पहुँच रही है. ठीक है, ये जो आपस करेक्टरिस्टिक है कि भाई कॉर्नर से बेंड होना, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. और ये कॉर्नर से बेंड की बात नहीं, ये तो मैंने बताया कि जब ऑब्स्टेकल पाथ में आ जाता है तो शेडो वाले रीजन पहुँच जाती है. अब ऑब्स्टेकल की बजाय सपोज एक छोटी सी ओपनिंग है, ये जैसे मैंने वाइट कलर में दिखाई, ये छोटी सी ओपनिंग है पॉइंट सोर्स के सामने. तो हमारी उम्मीद क्या है कि लाइट बस इसी ओपनिंग से आगे पहुंचनी चाहिए. तो लाइट इस तरीके से आगे जानी चाहिए. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके से लाइट आगे जानी चाहिए. आगे आप पास ओपनिंग का जो एरिया है वो बड़ा होता जाएगा. यहाँ कहीं यदि मैं स्क्रीन लेके फिर से देख रहा हूँ, ये जैसे मैं स्क्रीन ले रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये वो पार्ट होना चाहिए इस तरीके से. ठीक है, तो इतने से पार्ट के अंदर आपके पास लाइट जो मैंने वाइट कलर में दिखा रहा हूँ ऐसे ही लाइट दिखनी चाहिए. ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पूरा शैडो बनना चाहिए. यहाँ कहीं लाइट नहीं होनी चाहिए. लाइट सिर्फ लाइट की जो छोटी सी ओपनिंग है, जैसे सब आगे बढ़ोगे ये ओपनिंग के जो डायमीटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ तक आता थे, ये आपके पास ब्राइट जोन होना चाहिए. सिर्फ इतना ही, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है. लेकिन अगेन जब लाइट इस ओपनिंग से पास होगी तो यहाँ कॉर्नर पे फिर से बेंड हो जाएगी और उस रीजन में पहुँच जाएगी जहाँ हमने उम्मीद नहीं की थी. इस तरीके से लाइट बेंड हो जाएगी. यहाँ तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ लाइट आएगी. यहाँ तो हम कम्प्लीटली डार्क जोन मान रहे थे, लेकिन कॉर्नर की वजह से बेंड होके वापस वहाँ पहुँच रही है. तो लाइट जब भी उसके पाथ में स्मॉल साइज का एक ऑब्स्टेकल आ जाता है या फिर लाइट एक छोटे से अपार्चर से पास होती है तो उस केस में लाइट बेंड होके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हमने उम्मीद नहीं की थी, यानी कि शैडो वाले रीजन में पहुँच जाती है. ये जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है इसी को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल या फिर जो अपार्चर होगा उसकी साइज होगी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. क्या होगी? कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. बराबर है? ठीक है. नेक्स्ट एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पे अपार्चर की साइज जितनी छोटी होगी डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. आप थोड़ा सा डायग्राम से समझिए. जैसे मैंने ये एक ओपनिंग ली जिसकी ये जो साइज़ है वो आपका 6 लैम्डा की इक्वल है. कितनी साइज़ लिए मैंने? 6 लैम्डा की इक्वल लिए. तो आपके पास इस तरीके से लाइट हल्की सी, ये जो आपके पास इंसिडेंट वेव थी पैरेलल बीम, ये थोड़ी सी बेंड होके इस तरीके से डिफ्रैक्ट हो रही है. यानी आगे वाला रीजन में ज़्यादा रीजन में आपके पास 6 लैम्डा से ज़्यादा रीजन में ब्राइट रीजन होगा. अब यही ओपनिंग यदि मैं 3 लैम्डा की इक्वल कर देता हूँ तो ये जो बेंडिंग है वो पहले से ज़्यादा है. यहाँ देखो आप बेंडिंग दिखा रहा हो तो हल्की सी बेंडिंग दिखाई, लेकिन नेक्स्ट वाले डायग्राम मैंने रिलेटिवली ज़्यादा बेंडिंग दिखाई है. और ये ओपनिंग को और छोटा करके नहीं 1.5 लैम्डा कर दिया तो आप पास ये और ज़्यादा बेंड हो रही है. यानी उस रीजन में देखो वहाँ तक आप पास ये डाइवर्ट होकर पहुँच रही है. ये डाइवर्ट होकर इस तरीके से इस रीजन में पहुँच रही है. और यहाँ बेंडिंग देखो थोड़ी सी कम दिखाई मैंने, ऐसी बेंडिंग दिखाई, हल्की सी बेंडिंग दिखाई है. तो ये बेंडिंग हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को नहीं मिलती क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है उसके कंपेयर में ऑब्स्टेकल होते नहीं. उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है ऑब्स्टेकल की या फिर बोलूँ अपार्चर की, तो बेंडिंग कम देखने को मिलेगी. और जितना अपार्चर छोटा होगा बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा, यानी कि
डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाता है एज द साइज ऑफ अपर्चर डिक्रीजेज। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे आप एक रेस से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ये तब तक ही वैलिड है, जो हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तब तक ही वैलिड है जब तक अपार्चर या स्लिट की जो साइज़ है ना, जो इसके बीच में आ रही है, वो आपस कंपेरेबल नहीं है। किसके? डायमेंशन के कंपेरेबल, या उससे छोटी नहीं है वेवलेंथ के। ठीक है, बड़ी साइज़ के अपार्चर या आपके पास ऑब्स्टेकल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब साइज़ बहुत छोटी आएगी, कंपेरेबल और लेस देन वेवलेंथ, उस केस में हमारे पास डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और रे ऑप्टिक्स उस मोमेंट पे वैलिड नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है कि ये आपस अपार्चर या फिर मैं बोलूँ ऑब्स्टेकल तक की आपस लिमिट नहीं है डिफ्रैक्शन। जैसे मैं आपस एज की बात करूँ, जैसे अब ब्लेड की बात करो, ठीक है, रेजर ब्लेड जो होती है, इसकी एजेज से भी आपके पास डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन सिंपल वे में देखें तो बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट, और लाइट के बेंड होने की वजह से एक पैटर्न मिल जाता है, या फिर बोलूँ उस रीजन में भी हमें लाइट मिल जाती है जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लाइट के बेंडिंग की वजह से जो बीच वाला रीजन है, ये आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा बड़ा दिख रहा हमें। ठीक है, जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ये। डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही, ये हमारे पास होगी इंसिडेंट वेव। ठीक है, और वेव फ्रंट मैंने प्लेन ले रखे हैं, तो होना क्या चाहिए, ये जो स्लिट के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स होने चाहिए, और ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स सेम फेज के अंदर ऑक्सीलेट करना चाहिए, क्योंकि पूरा वेव फ्रंट एक साथ इंसिडेंट हो रहा है। तो ये सारे सेकेंडरी वेवलेट आपस सेम फेज के अंदर है, तो ये सारे सेकेंडरी वेवलेट डिफरेंट डिफरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। कहीं भी यदि मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये P, तो इन P पॉइंट पे सारे वेवलेट की वजह से वेव पहुँचेगी। ठीक है, और ये सारे वेव यहाँ पे जाके कोहेरेंट वेव्स है, तो सारे सेकेंडरी वेवलेट से जो वेव निकल रही है, उन सारी कोहेरेंट वेव्स का यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है, और कोहेरेंट वेव्स के सुपर इम्पोज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से P पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा फ्रॉम द सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में बेसिकली होता है क्या है? म्यूचुअल इंटरफेरेंस फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स। अब डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस, यहाँ पे एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, और P की लोकेशन आप चेंज करोगे तो आपस पाथ डिफरेंस चेंज होने से इफेक्टिव इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी का पैटर्न मिलेगा इस स्क्रीन पे, बराबर है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है ना, वो क्या है? जैसे एक चीज़ बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो कि सर इस P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कैसे? जितने भी आप सेकेंडरी वेवलेट ले रहे हो, उन दो वेवलेट के बीच में आपके पास पाथ डिफरेंस 0 रहेगा। तो आपके पास यदि मैं एक एक के पेयर बनाता हूँ तो सबका कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे ये वाले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से एक पहुँच रहा है और एक इधर से पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से दो दो के सारे पेयर बनाता हूँ, तो सारे पेयर का कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा P0 पे। तो P0 पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये मैं बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे ब्राइट होगा डार्क होगा, उसके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल है। रीज़न, एक तो यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज इतने आपके पास सेकेंडरी वेवलेट्स है। सेकेंडरी वेवलेट्स तो बहुत सारे होंगे ना, हम एग्जैक्ट कितने हमें यहाँ तक नहीं पता, और ऊपर से जब सबके आप अलग अलग बात करोगे तो सबके बीच का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस अलग अलग है, तो फेज डिफरेंस अलग अलग होने से जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगी मैथमेटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी। तो ये आपके पास सॉल्व करना काफ़ी टफ टास्क है। हाँ, ये बताना इजी था कि P0 पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, लेकिन एक और चीज़ अपन कर सकते हैं
कि भाई यहाँ पे ये पता करना तो बहुत मुश्किल है कि कहाँ कितनी इंटेंसिटी होगी। जैसे जितना आपने बेटर तरीके से इंटरफेरेंस में एक्सप्लेन किया है उतना मैथमेटिकली यहाँ अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक अच्छी चीज़ है कि मैं मिनिमा को एक तरीके से लोकेट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ कंप्लीट डार्क जोन बनेंगे उसको मैं लोकेट कर सकता हूँ। और ये लोकेट करने से बेनिफिट ये है कि एक बार आपको डार्क रीजन पता चल गया, हमें पता है कि ब्राइट वाला दो डार्क के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे ब्राइट और डार्क रीजन को फाइंड आउट करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस करने का यहाँ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उतना सिंप्लीफाइड नहीं है जैसे इंटरफेरेंस में। यहाँ पे बस अपन एक तरीके से डार्क रीजन को फाइंड आउट करेंगे और बोल देंगे कि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट जोन होना चाहिए। ये हमारा एक तरीका रहेगा यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई आपस ये जो मैं बात कर रहा हूँ डार्क फ्रिंज या डार्क जोन, उनको अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसके लिए बेसिकली हमारे पास जो स्लिट है ना, उसको पहले मैं पेयर में डिवाइड कर दूंगा और यानी कि अलग अलग जोन में डिवाइड कर दूंगा, 2 पार्ट में 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में मैं स्लिट के जो जोन है ना उसको डिवाइड कर दूंगा। और फिर रेज के पेयर की बात करूंगा कि भी मैं 2-2 रेज के पेयर बनूंगा और एकदम सिमेट्रिक आइडेंटिकल पेयर बनूंगा कि एक पेयर के साथ जो भी हो रहा है बाकी रिमेनिंग सारे पेयर के साथ भी वही होना चाहिए। इस तरीके से पेयर बनूंगा और एक पेयर की कंडीशन निकाल दूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो बाकी सारे पेयर की भी डिस्ट्रक्टिव की होगी। इस तरीके से मैं मिनिमा कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि स्लिट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं और देखता हूं नज़ारा कैसा होता है। स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो टोटल विड्थ यदि ए है तो एक जोन की जो विड्थ होगी वो हमारे पास a/2 हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली यही हम बात करें ना, यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे और इन सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस से ही एक पैटर्न मिलेगा, बराबर है। तो मैंने जो 2 जोन लिए हैं, इस 2 जोन में फर्स्ट वाले का जो सबसे टॉप वाला जो मैंने फर्स्ट जोन के सबसे ऊपर जो एक सेकेंडरी वेवलेट्स है प्लस सेकेंड वाले के भी सेकेंड जोन के भी सबसे ऊपर वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, उन दोनों से मैंने एक एक रे लिए। R1 कौन सी रे लिए, ये आपस फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स इन द जोन 1, या फिर ये जो R2 की बात करूं तो R2 को ऐसा बोल दूंगा ये आपस रे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द सेकेंड जोन। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट लिए मैंने दोनों जोन के। और तो इनसे जो 2 रे आ रही R1 और R2, इनके इंटरफेरेंस की बात करता हूँ। ठीक है, इन 2 के इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो मैं इजीली कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं बात कर रहा हूँ कि जो D की वैल्यू है, इफ दिस कैपिटल D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, तो अगेन ये दोनों रेज पैरेलल होगी और कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपस एक रेज आ रही R1 तो ये R2 वाली इस तरीके से जाती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल। और इसे यदि मैं एक सोर्स S1 और इसे एक सोर्स S2 मानता हूँ तो यहाँ से मैं इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा S2 डैश, तो जो पाथ डिफरेंस होगा R1 और R2 के बीच में उसे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू S2 डैश। ठीक है, और ये वाला जो है ये रीजन है, यदि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का ये रीजन यदि D होता है और ये अपन बात कर रहे हैं एंगल की, तो एंगल वाइज तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा और ये दोबारा से थीटा हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस को अपन क्या लिख पाएंगे, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस को क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा। ये मैथमेटिकल एनालिसिस अपन इंटरफेरेंस में कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू a/2, तो ये जाएगा a/2 साइन थीटा। ये है पाथ डिफरेंस एट जनरल पॉइंट P। अब मैं बात कर रहा हूँ यदि इस पाथ डिफरेंस पे कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर टोटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि R1 और R2 के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो सारे दो के जो भी पेयर बनेंगे उन सब के बीच में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ओवरऑल इस P1 पे डार्क फ्रिंज बनेगी, या फिर बोलो इस P1 पे इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि मैंने दो के पेयर बनाए हैं और एक पेयर सारे पेयर के लिए एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो एक पेयर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो सारे पेयर के लिए डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे इफेक्टिवली 0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है P पॉइंट पे, और ये पाथ डिफरेंस को यदि मैं आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले के कर दूं तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ दैट फॉर डार्क फ्रिंज दिस पाथ डिफरेंस डेल्टा x must be odd multiple of lambda by 2. This path difference must be odd multiple of lambda by 2. यानी कि पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है a बाई 2 साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ a बाई 2 साइन थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से यदि मैं देखूँ तो a साइन थीटा की क्या कंडीशन आ रही है, a साइन थीटा पाथ डिफरेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर मैं चेक कर रहा हूँ a साइन थीटा कितना आ रहा है, तो a साइन थीटा हमारे पास आ रहा है 2n-1 लैम्डा। यानी कि a साइन थीटा की थोड़ी वैल्यू को आराम से देखो, मैं n की वैल्यू पुट करके, तो a साइन थीटा किस तरीके से आना चाहिए, यह आना चाहिए हमारे पास लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यानी कि यदि मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब a साइन थीटा की वैल्यू, a साइन थीटा को जब आराम से दोबारा चेक करते हो तो a साइन थीटा क्या है, यदि a साइन थीटा देखो तो कहीं ना कहीं ये वाला एक एज और नीचे वाले एज, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो है। तो जब यहाँ और यहाँ से निकलने वाले वेव का पाथ डिफरेंस वो यदि लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा ऐसा होगा तो इफेक्टिवली यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से कंप्लीटली डार्क जोन होगा। बराबर है। अच्छा, यदि मैं अभी तक की स्टोरी के हिसाब से बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनना चाहिए, तो मैं कहूँगा फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा पे बनना चाहिए। यानी कि अब तक के हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा फर्स्ट मिनिमा, दैट फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, हम लोकेटिव मिनिमा कर रहे हैं ना, फॉर फर्स्ट मिनिमा a साइन थीटा लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड के लिए 3 लैम्डा के इक्वल, हाँ है ना, और थर्ड के लिए 5 लैम्डा के इक्वल। ये हमारी अब तक की नॉलेज के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट वाली बात तो अपन ने अपनी कन्वीनियंस से रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पास एग्जैक्टली 2 पार्ट ही होने चाहिए, आप 2 से ज़्यादा पार्ट करके भी इसको कर सकते हो। अब हाँ, 2 पार्ट हमने लिखे हैं ताकि हमारे इस तरीके से पेयर बन सके। और कैंसिल आउट वाली बात कर रहे हैं तो कैंसिल आउट के लिए 2 के अलावा अपन 4 करके भी इस तरीके से जोन बना सकते हैं जहाँ बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन होगी। तो ये अपन ने एनालाइज किया था जब 2 पार्ट किए थे। अब देखते हैं कि अपन 2 के बजाय 4 आइडेंटिकल जोन में डिवाइड करेंगे तब नज़ारा क्या रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास रहा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इंसिडेंट वेव है और ये जो स्लिट है इसको मैं 4 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट की जो विड्थ रहेगी वो बन जाएगी a/4। और इस तरीके से किसी जनरल पॉइंट पे मैंने ये आपके पास जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की मैंने जो टॉप फर्स्ट जोन है उसका जो टॉप सेकेंडरी वेवलेट है और सेकंड जोन के टॉप सेकेंडरी वेवलेट R1 और R2, इनके इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ P पॉइंट पे। और थर्ड वाले का जो टॉप जोन है
थर्ड वाले के टॉप से जो फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट आ रहा है वहाँ से मैंने रे को माना है R3, और फोर्थ वाले के टॉप से जो फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट होगा उससे आने वाले रे को माना है R4। तो R1 R2 का और R3 R4 के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। मैं R1 का इंटरफेरेंस करवा रहा हूँ R2 के साथ और R3 का इंटरफेरेंस करवा रहा हूँ R4 के साथ। फर्स्ट सेकंड जोन से एक एक पेयर बना रहा हूँ और थर्ड फोर्थ से एक एक पेयर बना रहा हूँ। फर्स्ट से ऊपर से पहला ले रहा हूँ तो सेकंड वाले से भी ऊपर से पहला ले रहा हूँ। ठीक है, जब फर्स्ट जोन से ऊपर से सेकंड लूँगा तो सेकंड जोन से भी ऊपर से सेकंड लूँगा मैं। इस तरीके से R1 R2 आपस वेरी करेंगे। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे इंटरफेरेंस की बात करें तो ये सारे एकदम आइडेंटिकल बनेंगे, यानी कि अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बिटवीन R1 एंड R2, सिमिलरली पाथ डिफरेंस बिटवीन R3 एंड R4, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, R1 R2 के और R3 R4 के। ये थीटा एंगल बना रहा है आपका सेंट्रल एक्सिस के साथ, कोई भी आप रे को पकड़ लीजिए। ये अगेन मैं कहूँगा कैपिटल डी की जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस कैपिटल डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, इस वजह से सारी रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। और यहाँ पे मैंने डायग्राम दोबारा बना दिया आपको समझने के लिए कि इस तरीके से एंगल इक्वल होंगे। तो इन दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ये आएगा पाथ डिफरेंस, यही रहेगा पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस को क्या लिख सकता हूँ, ये वाले डी होती तो डी साइन थीटा, ये a/4 है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा a/4 साइन थीटा। हाँ है ना। सिमिलरली R3 और R4 के बीच में भी यही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। R1 और R2 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, तो पाथ डिफरेंस रहेगा हमारे पास d साइन थीटा। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, d साइन थीटा, और d बोले तो a/4 साइन थीटा, ये आ रहा है पाथ डिफरेंस। अब हम चाहते हैं कि R1 और R2 का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ R1 एंड R2, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उसके लिए हम बोलेंगे कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये आपके पास ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, इट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी कि जो a/4 साइन थीटा ये कितना आना चाहिए, ये या तो λ/2 के इक्वल होना चाहिए या फिर 3 λ/2 के या 5 λ/2 के, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखो a साइन थीटा की कंडीशन देखो, तो a साइन थीटा क्या आ रहा है, a साइन थीटा हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा, नेक्स्ट हमारे पास 6 लैम्डा, 2 लैम्डा के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 6 लैम्डा, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 10 लैम्डा। ठीक है, और अगले वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14 लैम्डा। तो ये वो लैम्डा की वैल्यूज आ रही है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन R1 एंड R2। यदि R1 और R2 के बीच में डिस्ट्रक्टिव हुआ तो R3 और R4 के भी होगा। इस तरीके से जोन 1 के सारे सेकेंडरी वेवलेट जोन 2 वाले को कैंसिल कर देंगे और 3 वाले 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, और P2 पे कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यानी कि एकदम जीरो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। बराबर है। अब अपन यहाँ से देखें कि यदि 4 पार्ट में अपन डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास पहला मिनिमा क्या बन रहा है जब a साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा होगी, सेकंड का मिल रहा है जब 6 लैम्डा होगी, और थर्ड का मिल रहा है 10 लैम्डा होगी। ये पैटर्न देखने को मिल रहा है जब हमारे पास 4 आइडेंटिकल पार्ट में अपन पूरे पैटर्न को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि अपन ने 4 की बजाय यही पैटर्न हमारे पास अपन अभी पहले 2 में डिवाइड किया था, फिर अपन ने 4 में डिवाइड किया, अब यदि मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो 2 2 के फिर भी 3 पेयर बन जाएंगे ना।
उस केस में पूरी स्टोरी सेम रहेगी। अगेन आप बोलोगे डेल्टा एक्स आपके पास ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का, और डेल्टा एक्स में ये एक पार्ट की वैल्यू ए बाई 4 की बजाय ये एक पार्ट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बाई 6। तो उस केस में आप बोलोगे ए बाई 6 साइन थीटा ऐसा होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ए साइन थीटा कितना आ रहा है चेक करके देखो। यदि मैं ए साइन थीटा की बात करूँ तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा, 9 लैम्डा, 15 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से बात करूँगा तो आप पास फर्स्ट मिनिमा क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा 3 लैम्डा पे आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा 3 लैम्डा पे आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले वाले से यदि मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मिनिमा लैम्डा पे आना चाहिए, और बाद में 2 लैम्डा 3 लैम्डा वाले पोजीशन पे सेकंड आना चाहिए। यहाँ से देखते हो तो बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए साइन थीटा की वैल्यू पे फर्स्ट आना चाहिए, और 6 लैम्डा पे आपका सेकंड आना चाहिए। यहाँ बात करते हो 3 लैम्डा पे फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड 9 लैम्डा पे आना चाहिए। इन सबको आप एक साथ देख के वापस से सीक्वेंस अरेंज करो, मिनिमा कहाँ कहाँ बनेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम बन जाएगा लैम्डा पे, बन जाएगा, तो आप पास फर्स्ट मिनिमम बन जाएगा लैम्डा पे, लैम्डा से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। और लैम्डा के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ लैम्डा, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा पे हमारे पास सेकंड बनेगा, और सर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा, 3 लैम्डा पे हमारे पास थर्ड बन जाएगा। तो मैं आगे से एकदम कंक्लूड करके बोल सकता हूँ, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज द पाथ नॉट पाथ डिफरेंस, फॉर द डार्क फ्रिंज, मैं पाथ डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा ए साइन थीटा लिख रहा हूँ। फॉर डार्क फ्रिंज ए साइन थीटा मस्ट बी और इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ए साइन थीटा मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यानी ए साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए जैसे लैम्डा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि पहला आपके पास मिनिमा लैम्डा पे बनेगा ए साइन थीटा की वैल्यू, ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस नहीं, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जोन क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस नहीं है। तो ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे हमारे पास डार्क फ्रिंजेज मिलेगी, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपके पास मिनिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा पाथ डिफरेंस पे, दूसरा कहाँ मिलेगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा पाथ डिफरेंस पे, और थर्ड मिनिमा 3 लैम्डा नॉट पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। अच्छा, ए साइन थीटा को डायग्राम से देखते हो तो आप ये बोलोगे कि ये जो स्लिट है इसके टॉप पे एक जो सेकेंडरी वेवलेट है और स्लिट के बॉटम पे जो सेकेंडरी वेवलेट है, उनको यदि उन दो के पाथ डिफरेंस की बात करूं, यहाँ वाले के और यहाँ वाले के पाथ डिफरेंस, जैसे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा आएगा, यानी कि इन दोनों का यदि एक तरीके से देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ होगा वहाँ एक्चुअल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जब आप एक टॉप से और एक बिल्कुल बॉटम से, उनका जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे सारे सेकेंडरी वेवलेट मिला के इफेक्टिवली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा और पार्ट को देखते हैं, इंटेंसिटी वाइज क्या पैटर्न रहना चाहिए। यहाँ तो ये पता लग गया ना कि इन लोकेशन पे हमारे पास डार्क फ्रिंजेज मिलेगी, तो इनके बिल्कुल मिडिल में आपके पास क्या मिलना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए, है कि नहीं। यदि हम बात कर लेते हैं ब्राइट फ्रिंज की, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ब्राइट फ्रिंज ये जो ए साइन थीटा की वैल्यू है, ये इनकी मिडिल वैल्यूज लेंगे, तो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3 लैम्डा बाई 2, और आप पास 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में कौन सी आ जाएगी, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन।
यानी कि आप आराम से इस पूरे पैटर्न को याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। यदि याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखो, तो ये स्लिट विड्थ है, ये हमारे पास स्क्रीन है और ये सेंट्रल वाली लाइन है। ठीक है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं यहाँ से और यहाँ से ये दो सेकेंडरी वेवलेट ले रहा हूँ, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस जहाँ जहाँ लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा वहाँ आपके पास डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जहाँ पहले इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ बोलूँ यदि मैं S1 और ये S2, इनका जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। सेंटर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर के अलावा जहाँ जहाँ पे बन रहा था पहले इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ इफेक्टिवली डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ यदि ये लैम्डा पाथ डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए ये उसे अपन बीटा लिखा करते थे, और बीटा किसके इक्वल होता था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल डी के नाम पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। तो इस बीटा डिस्टेंस पे मिनिमा बनेगा। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ बीटा डिस्टेंस पे मिनिमा बनेगा, फिर 3 बीटा पे मिनिमा बनेगा, नीचे भी बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, 3 बीटा पे मिनिमा बनेगा। और मैक्सिमा की बात करेंगे तो पहला मैक्सिमा आपके पास इन दोनों के बीच में यहाँ बनेगा, लैम्डा बाई 2 पे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा लैम्डा बाई 2 वाले को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि लैम्डा पे बन रहा है और फिर ट्वाइस ऑफ लैम्डा बन रहा है, 0 पे नहीं बन रहा है। 0 पे तो मैक्सिमा ही है। ठीक है, 0 पे मैक्सिमा ही है, इस वजह से पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा इंटेंसिटी का पैटर्न देखते हैं और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब इंटेंसिटी वाले पैटर्न से बात करते हो तो ये जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, और मिनिमा कहाँ कहाँ बनेगा, बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा पे यहाँ बनेगा हमारे पास मिनिमा, और मैक्सिमा इन बिटवीन। तो इन दोनों के बीच में यहाँ आपके पास मैक्सिमम बन रहा है, इनके बीच में मैक्सिमम बन रहा है, इनके बीच में मैक्सिमम बन रहा है। सिमिलरली आप नीचे भी बात कर सकते हैं। सेंट्रल वाले पे ऑलरेडी मैक्सिमा था, तो पहला मिनिमा कहाँ आया आपके पास, बीटा पे, दूसरा ट्वाइस ऑफ बीटा पे। तो सेंट्रल मैक्सिमा की यदि आप फ्रिंज विड्थ देखो तो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी ट्वाइस ऑफ बीटा, और उसके बाद की जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है सबकी फ्रिंज विड्थ बीटा की इक्वल है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सेंट्रल वाली को छोड़ के सारी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ इक्वल होगी। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सारी फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है इंक्लूडिंग सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल को छोड़ के बाकी सब इक्वल होगी। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ जो आप जैसे सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज है और ये वाली आपस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है आपस, ये 3/2 बीटा पे, 3 बीटा बाई 2 इस लोकेशन पे फर्स्ट फ्रिंज विथ ये ब्राइट फ्रिंज बन रही। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इनकी इंटेंसिटी इक्वल नहीं होगी, जबकि इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इक्वल होती थी। तो ये एक डिफरेंस आता है हमारे पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज इंटेंसिटी डिक्रीजेज। अब जैसे ऊपर जाओगे इंटेंसिटी का पैटर्न, इंटेंसिटी की जो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बराबर है। यदि मैं बात कर लेता हूँ कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी, जहाँ पे हमारे पास ए साइन थीटा जो है ना, ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास लैम्डा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहाँ पे मैं इसे इन शॉर्ट लिख सकता हूँ एन लैम्डा, बराबर है। ये है हमारे पास डार्क फ्रिंज की कंडीशन। और ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ का बन रही है, तो वहाँ पे ए साइन थीटा कितना आना चाहिए, ए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 पे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, 3 लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होगी, 3 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट हमारे पास 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2,
एंड सो ऑन। प्लस एक और चीज़ रहेगी, वो हमारे पास 0 पे भी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल वाली जो फ्रिंज रहेगी उसके लिए ए साइन थीटा क्या हो जाएगा 0। तो इन सारी लोकेशन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। अब लेमडा को मैंने बीटा से भी रिलेट करके देख लिया। तो यहाँ पे यदि बोला जाए कि इंटरफेरेंस वाले पैटर्न सॉरी डिफ्रैक्शन के अंदर फ्रिंज विड्थ निकालने को बोला जाए, तो फ्रिंज विड्थ में क्या बोलूँगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह क्या आ जाएगा ए। और यदि बोला जाए कि फॉर सेंट्रल फ्रिंज फॉर सेंट्रल फ्रिंज तो इसकी सेंट्रल फ्रिंज विड्थ आप ये क्या लिख दोगे, डबल कर दोगे इसको, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो ये हमारे पास है पूरा इंटरफेरेंस फ्रॉम सिंगल स्लिट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, और आराम से देख लीजिएगा कि ए साइन थीटा का क्या मीनिंग है, किस तरीके से अपने पूरे जो अलग अलग जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। और इस पर कुछ अपन न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ आया हो। बहुत बढ़िया।